हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने वनडे में बतौर ओपनर 9000 रन पूरे कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। इस मुकाम पर पहुंचने वाले वे तीसरे भारतीय ओपनर बन गए हैं। रोहित शर्मा ने यह उपलब्धि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हासिल की है। इस मैच में रोहित शर्मा ने 182 पारियों में 9000 रन पूरे किए। वहीं सचिन तेंदुलकर ने 344 पारियों में 15,310 रन और सौरव गांगुली ने 242 पारियों में 9,146 रन बनाए थे। रोहित शर्मा की इस उपलब्धि ने जहां उन्हें वनडे के इतिहास में एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 15 रन बनाते ही वनडे क्रिकेट में अपने 14,000 रन पूरे कर लिए हैं। यह उपलब्धि हासिल करने वाले कोहली दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इस मैच में कोहली ने अपने पुराने फॉर्म में वापसी की और बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अपने पुराने रंग में वापसी कर ली है। उन्होंने भारत पाकिस्तान मैच में महान सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस मैच में कोहली ने अपने करियर का 51वां शतक लगाया और सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड कप से अधिक रन बनाने के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। कोहली ने इस मैच में 113 रन बनाए और भारत को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम का दूसरा मुकाबला पाकिस्तान के साथ हुआ। इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन कुलदीप यादव हैट्रिक लेने से चूक गए। इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ मैच में अक्षर पटेल भी हैट्रिक लेने से चूक गए थे। यह दूसरी बार है जब भारतीय गेंदबाज हैट्रिक लेने से चूक गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ लोग गुलामी की मानसिकता में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को भारत की प्रगति और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ मेले में उत्तर प्रदेश पुलिस की सराहना की है, जिन्होंने अपनी सेवाओं से सभी का दिल भी जीत लिया है। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस बधाई की पात्र है। प्रधानमंत्री ने मेले में तैनात जवानों की सराहना करते हुए कहा है कि उनकी मेहनत और समर्पण से मेले का आयोजन सफलतापूर्वक हो रहा है। अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोक दल इनेलो पार्टी अपने पुराने साथियों को वापस लाने की कोशिश कर रही है, जो संकट के समय में पार्टी को छोड़ गए थे। हालांकि दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला की वापसी के सभी रास्ते बंद हो गए हैं, क्योंकि वे पहले ही जननायक जनता पार्टी जजपा के नेता बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की तुलना सांपनाथ और नागनाथ से की है। इन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के पूरक हैं और इनके गठबंधन से जनता को नुकसान ही होगा। यह बयान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा की उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में दिया गया था। बीपीएससी परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेटों को एक और खुशखबरी मिली है। जल्दी नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे, लेकिन इसकी तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जल्दी इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। बिहार के कैमूर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कुदरा थाना क्षेत्र के चिलीबिली गांव के पास NH-19 पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने खड़े कंटेनर ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कॉर्पियो में सवार एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। सभी लोग महाकुंभ से स्नान करके वापसी लौट रहे थे। घायलों को कुदरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए पहुंचाया गया है। पटना के LNJP अस्पताल में अगस्त तक 400 बिस्तरों वाला एक अत्याधुनिक अस्पताल तैयार हो जाएगा। यह अस्पताल हड्डी रोग के मरीजों के लिए एक ही छत के नीचे कई सुविधाएं प्रदान करेगा, जिनमें अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, डिजिटल एक्सरे, मॉड्यूलर OT और स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर भी शामिल है। यह राज्य का पहला और देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी और स्पाइन हॉस्पिटल होगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी फ्रांस की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और फ्रांस के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करना और रक्षा सैन्य संबंधों को बढ़ावा देना है। जनरल द्विवेदी फ्रांस के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी करेंगे। यह यात्रा भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों का हिस्सा है। प्रयागराज पुलिस ने महाकुंभ में अपनी पत्नी मीनाक्षी की हत्या करने वाले आरोपित अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। अशोक ने अपनी पत्नी की हत्या करने से पहले क्राइम सीरियल देखा था और उसने अपने बेटे को बताया था कि मां मेले में खो गई है। पुलिस पूछताछ में अशोक ने बताया कि वह अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए दिल्ली से महाकुंभ लाया था। अशोक की पत्नी मीनाक्षी की हत्या 18 फरवरी की रात को झूसी इलाके में एक होम स्टे के पास हुई थी। पुलिस ने बताया कि अशोक का अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंधों को लेकर विवाद चल रहा था। झारखंड में कांग्रेस विधायकों को पार्टी ने 2 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है। वे हर महीने इन जिलों में बैठक करेंगे और प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। इसके अलावा मंत्रियों को भी प्रमंडलों की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश में 24 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। इस साल प्रदेश भर में 8,140 केंद्रों पर
54.47 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इनमें से 27.32 लाख से अधिक छात्र 10वीं की कक्षा की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे, जबकि 27.5 लाख से अधिक छात्र 12वीं की कक्षा की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा के लिए राज्य स्तरीय एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जहां से 54 कंप्यूटर का उपयोग करके निगरानी की जाएगी। अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले छात्रों और अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने में मदद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में ऊर्जा राज्य मंत्री के भतीजे द्वारा ब्रह्मपुरी में मारपीट और एक महिला को धक्का देने की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपित को घेरकर पीटा। यह घटना मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में हुई है। उत्तर प्रदेश के एक सड़क हादसे में शादी से लौट रहे 4 दोस्तों की कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें 2 दोस्तों की मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि कार पिचक्कर डिब्बे की तरह बन गई। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। गाजियाबाद के नकुल और मनप्रीत अपने दोस्तों के साथ खतौली से लौट रहे थे, जब उनकी कार चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग पर अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जोरदार टकरा गई। इस भयानक हादसे में नकुल और मनप्रीत की मौके पर ही मौत हो गई। महाकुंभ में भगदड़ की जांच के लिए बनाए गए आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 1 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। अब आयोग को मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। अडानी ग्रुप ने अपने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि उनके पास पर्याप्त नकदी भंडार है, जिससे वे अपने कर्ज का भुगतान आसानी से कर सकते हैं। कंपनी ने यह स्पष्टीकरण हाल ही में सामने आए वित्तीय संकट के बीच दिया है, जिसमें अडानी ग्रुप के शेयरों में बड़ी गिरावट देखी गई थी। अडानी समूह की कुल संपत्ति का मूल्य लगभग 5.53 लाख करोड़ रुपए है, जो 3 दशकों में स्थापित की गई है। रिपोर्ट के अनुसार समूह की सकल संपत्ति से शुद्ध कर्ज का अनुपात वित्त वर्ष 2024 की तुलना में सुधर कर 2.7 गुना हो गया है। वित्त वर्ष 2024 के अंत में समूह का सकल कर्ज 2.41 लाख करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 2.58 लाख करोड़ रुपए हो गया है। भारतीय रुपया पिछले कुछ महीनों में डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया है। 23 सितंबर 2024 से 18 फरवरी 2025 के बीच रुपया 83.70 से घटकर 86.98 पर आ गया था। हालांकि आरबीआई की हस्तक्षेप के बाद गुरुवार को रुपया 33 पैसे मजबूत होकर 86.65 के स्तर पर बंद हुआ। आरबीआई ने अपनी मासिक रिपोर्ट में रुपये की कीमतों को प्रभावित करने वाले 3 मुख्य कारकों की पहचान की है। चीनी की कीमतें बढ़ने लगी हैं और इसका कारण गन्ने का उत्पादन कम होना है। गन्ने की फसल की कमी के कारण चीनी का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है, जिससे इसकी कीमतें बढ़ गई हैं। भारत में चीनी उत्पादन में 12 से 14% की कमी आने की संभावना है, जो पिछले वर्ष के 319 लाख टन की तुलना में इस वर्ष 270 लाख टन तक सीमित हो सकता है। यह कमी गन्ने की कमी के कारण हो रही है, जिससे चीनी की कीमतें बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि चीनी उत्पादन का आंकड़ा और भी नीचे जा सकता है, जिससे चीनी की कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने कहा है कि स्मॉल और मिड कैप शेयरों में हाल में आई भारी गिरावट पर टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बयान से यह संकेत मिलता है कि सेबी इस मुद्दे पर अभी कोई आधिकारिक बयान देने के लिए तैयार नहीं है। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों की कीमतें लगातार गिर रही हैं, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान भी हो रहा है। कई शेयरों की कीमतें 50% तक गिर चुकी हैं और कुछ शेयरों में लगातार लोअर सर्किट लग रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों का वैल्यूएशन अधिक होने के कारण उनमें करेक्शन हो रहा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा फाइनल हो गई है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे यह 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी, यानी कर्मचारियों को इसका एरियर भी मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जिन कर्मचारियों की सैलरी में डीए हाइक लागू हुआ है, उन्हें पिछले महीनों की बढ़ी हुई राशि भी मिलेगी। डीए बढ़ोतरी से न केवल सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा, बल्कि पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। यह बढ़ोतरी महंगाई से राहत देने के लिए की गई है, जिससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बरकरार रहे। 7वें वेतन आयोग के तहत डीए महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ाया जाता है, पहला जनवरी से और दूसरा जुलाई से। 2025 की पहली डीए बढ़ोतरी में 1 जनवरी 2025 से लागू होगी, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा मार्च 2025 में होने की संभावना है। अभी तक सरकार ने डीए बढ़ोतरी का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है।